Hello students, welcome. In this video we are going to do a very important topic. ये क्लास 11 फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट से है और टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. इट्स गोना बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू बिकॉज इसमें जो जो टॉपिक्स हम कवर करते हैं आपके पास एग्जाम में उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अब जैसे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के अंडर में ये 4 एप्लीकेशन आती हैं, लेकिन अगर आप इनको इंडिविजुअली भी देखें तो यू विल रियलाइज दैट इंडिविजुअली भी इनसे क्वेश्चंस बनते हैं. अब जो फर्स्ट एप्लीकेशन है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, यानी आपके पास कोई जैसे रिलेशन होता है, कोई फॉर्मूला होता है, वो दिया होगा जैसे k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और आपको ये बताना होगा कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, या फिर कभी रॉन्ग दे देंगे और ये पूछा हो इज इट डायमेंशनली करेक्ट, या फिर इस तरह से भी आता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और आपको ये बताना होगा कि चेक द करेक्टनेस ऑफ दिस इक्वेशन कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है. तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं. अब सेकंड है डिराइविंग रिलेशंस बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज़. तो आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि जैसे टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ दिस बॉब, लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग या लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. अब आप इनमें एक फॉर्मूला डिराइव करो तो t इज इक्वल टू होता है 1/2 पाई रूट एल बाई जी. ये हम डिराइव करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से. ओके फिर है कन्वर्टिंग द सिस्टम ऑफ यूनिट्स. तो इसमें एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हम कन्वर्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ को. फॉर एग्जांपल जैसे एक जूल है और हमने इसे कन्वर्ट करना है अर्ग्स में, तो कितना होगा, यानी ये एसआई सिस्टम है और ये है सीजीएस सिस्टम. तो आपको एसआई सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है. कैसे करेंगे, उसमें हेल्प करता है डायमेंशनल एनालिसिस. और इसके बाद फाइंडिंग द डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट, जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है. इन सब की डायमेंशंस हम फाइंड कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से. तो ये सब इसके एप्लीकेशंस हैं. और अब आपने नोटिस भी किया होगा कि इन सब से इंडिविजुअली भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो इट्स गोना बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. आप इसको अच्छे से समझना, आपके सारे कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, तो पहली एप्लीकेशन है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन. अब देखो लॉजिक क्या कहता है. सपोज दैट यू हैव s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. नाउ मैं ये कहूँगा कि दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट अगर इसके डायमेंशन इक्वल होगी इसके डायमेंशन के और ये इक्वल होगी इस डायमेंशन के. इट मीन्स ओनली सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. अगर डायमेंशन सेम नहीं होंगी तो हम उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते हैं. तो देखो कुछ फॉर्मूले बहुत रेयर केस में, बट कुछ फॉर्मूले ऐसे भी होते हैं जो डायमेंशनली करेक्ट नहीं होते हैं. फॉर एग्जांपल आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, nth टर्म में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस मूव करता है तो उसका आपने फॉर्मूला देखा होगा कि इसमें सीधे आता है u प्लस, फिर हाफ आता है एक्सेलरेशन a एंड देन 2t, या इसमें अक्सर n आता है, या t माइनस 1. नाउ इफ़ यू रियलाइज दिस फॉर्मूला इज एक्चुअली डायमेंशनली इनकरेक्ट बिकॉज ये डिस्टेंस है और ये वेलोसिटी है, तो ऑब्वियसली ये इक्वल कैसे हो गए हैं. तो ये एक्सेप्शन है. ऑलराइट, दिस इज एन एक्सेप्शन बट इट डजेंट हैपन ऑल द टाइम. इन जनरल जो हमारे फिजिक्स में जो ये रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं ये डायमेंशनली करेक्ट होते हैं, यानी इसकी डायमेंशन इन सब की डायमेंशन इक्वल होगी. अगर मैं कहूँ कि a इज इक्वल टू बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी अपॉन टी, इसका ये मतलब होगा कि इसके डायमेंशन की इक्वल होगी, फिर इसके भी इक्वल होगा और इसके भी इक्वल होगा. अगर सब्ट्रैक्शन भी है तो भी ये सब की डायमेंशन आपस में इक्वल होगी. यही है डायमेंशनली करेक्ट होना, एंड दे हैव टू बी इक्वल. ओके, तो यहाँ पे पहले मैं एक यहाँ पे लिखता हूँ स्टेटमेंट और फिर हम इस चेक करेंगे कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है.
ऑलराइट, सो चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। तो अब किस तरह से, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिखा है, वैसे एग्ज़ाम में ऑब्वियसली इतना कुछ लिखने को नहीं आएगा, बट आप इसको एज नोट्स भी यूज़ कर सकते हैं कि जनरली ऑल इक्वेशंस, जो हमारी फिज़िक्स में जो भी फॉर्मूले होते हैं, दे आर डायमेंशनली करेक्ट। इट मीन्स ओनली सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है ए इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, तो एक का डायमेंशनल फार्मूला जो होगा, यानी ए की डायमेंशंस एक्स के डायमेंशन के इक्वल होगी और फिर वो वाई के डायमेंशन के इक्वल होगा, मीन्स सबकी डायमेंशन सेम होंगी, तभी हमारे पास हम कहेंगे कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। क्लियर हो गया। और अब एक क्वेश्चन इस तरह से आपके पास पूछा जा सकता है कि चेक वेदर, जो ये है, ये पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं इस तरह से, चेक वेदर दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। हमने पता करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन सब की डायमेंशंस अलग अलग निकालेंगे कि इसकी क्या है, फिर यू टी की, फिर इसकी, और देखेंगे कोई इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पर इन सब की डायमेंशंस, लेट्स राइट द डायमेंशंस ऑफ ऑल दीज टर्म्स। तो ध्यान रखना है टर्म्स हैं, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो सभी टर्म्स के डायमेंशंस हम निकाल के देखते हैं। सो लेट्स राइट द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स। तो हमारे पास पहले s है, इसकी डायमेंशन क्या है, अब s इज डिस्प्लेसमेंट हेयर, तो एक टाइप की लेंथ होती है, तो इसकी डायमेंशन l हो गई है। अब ut की डायमेंशन क्या होगी, नाउ u इज इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है एल टी माइनस वन, टी है टाइम, इसकी डायमेंशन है टी, एंड नाउ टी माइनस वन, टी प्लस वन ये कैंसिल हो जाएंगे, एंड वी विल हैव दिस ओनली, ओके। एंड नाउ वी हैव हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ये डायमेंशन लेस है, कांस्टेंट, ओके। कोई नंबर अगर आए तो डायमेंशन लेस होता है, कोई डायमेंशन नहीं। एक्सेलरेशन, इसकी डायमेंशन होती है एल टी माइनस टू, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ओके। एंड देन टी का टाइम है, बट उसकी पावर टू लगी है, तो टू हम यहाँ पे लगा देंगे। नाउ ये माइनस टू प्लस टू कैंसिल, और ये भी आ जाएगा एल। अब देखा आपने यहाँ पर, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस क्या हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, और फिर राइट हैंड साइड की डायमेंशन देखेंगे, और फिर देखेंगे इक्वल है या नहीं है। या फिर हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स इज सेम, देयरफॉर दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। दोनों तरीके करने का, ठीक है। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि सिंस द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स आर सेम, देयरफॉर और हेंस द गिवन इक्वेशन जो है इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, क्लियर। और समटाइम्स आपने ऐसे भी देखा होगा लिखते हुए कि डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड क्या, तो डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड जो कि उसमें केवल s है, ये हो गया इस तरह से। एंड डायमेंशंस ऑफ, बल्कि अब बिकॉज हम ऑलरेडी निकाल चुके तो ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट सिंपली यू कैन राइट दिस थिंग, ओके। एंड डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड, तो ये l है, ये भी l है, तो l माइनस l जो होगा वो भी l ही होगा, ओके। लेंथ, तो ये फॉर एग्जांपल ये देखो, ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो लेंथ माइनस लेंथ भी लेंथ ही होगी, और ये इक्वल आ गए हैं, तो हम कहेंगे कि सिंस दिस इज इक्वल टू दिस, देयरफॉर दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। या सिंपली लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल है। देखो जब हम ये ब्रैकेट लगाते हैं ना, इट मीन्स डायमेंशंस या डायमेंशनल फार्मूला, इस तरह से, है ना। तो हमें ये पूरा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दिस या डायमेंशंस ऑफ दिस, सिंपली ये लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ये डिटेल में नहीं लिखा कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एस, उसकी जगह पे सिंपली ये, जैसे ये है, इसका एक्चुअल मतलब है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यू टी, बट शॉर्ट में सीधा ये लिख दिया है, तो ये ध्यान रखना, ओके। और ये यहाँ पर आ गया है, तो आप ये लिख सकते हैं कि सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की डायमेंशन, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ये भी एक तरीका है लिखने का, बट आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू राइट। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ गया होगा।
तो ये हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट जो एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की, वो कर दी है, कंप्लीट हो गई है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ऑलराइट, नेक्स्ट इज डिराइविंग रिलेशंस बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच रिलेशंस, यानी बेसिकली जैसे फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल बेसिक एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। सो हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन किस किस पे, मास पे डिपेंड करता है एंड वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो हमें फिर इसका फॉर्मूला डिराइव करना है। तो पहले तो क्वेश्चन को प्रॉपर वे में यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है मास एंड वेलोसिटी पे, लिखा है। हमने एक फॉर्मूला बनाना है काइनेटिक एनर्जी का इन टर्म्स ऑफ एम एन वी। ओके, तो कैसे करेंगे देखो। तो सबसे पहले since kinetic energy depends upon this, since kinetic energy depends upon m and v, therefore k depends upon m and v। तो k depends upon का मतलब है, हम इस तरह से सिंबल बनाते हैं, m पावर a एंड v पावर b। a एंड b आर पावर शेयर, सारा खेल a एंड b को फाइंड करने का है। तो हम लिखते हैं a एंड b आर दी पावर्स। ओके, पावर्स दैट वी आर गोना पुट हियर। पहले हम ये फाइंड करेंगे, बाद में फिर पुट कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर हमने ये सिंबल हटाना है। अब देखो, जब भी हम ये सिंबल हटाने के लिए इक्वल लगाते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है ना, कि दिस इज प्रोपोर्शनल टू दिस, तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगता है। अब प्रॉब्लम ये कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम के ही लिखते हैं, के लिखते हैं, बट के तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो फिर कुछ और लिखते हैं। तो बेस्ट है लैम्डा, लैम्डा एम ए वी बी यहाँ पे लिख देते हैं, वेयर लैम्डा इज़ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। आप यहाँ पर के डैश भी ले सकते हो, आप यहाँ पे कुछ और भी ले सकते हो, इट डजेंट मैटर, फिर आपको वो चीज़ वहाँ पे लिखनी पड़ेगी। एनीवे, ये हो गया है, इतना ठीक है। अब हम दोनों साइड डायमेंशंस लिखेंगे। तो राइटिंग डायमेंशंस बोथ द साइड्स। तो दोनों साइड की डायमेंशन लिखेंगे। तो देखो, के काइनेटिक एनर्जी है, ध्यान रखना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डायमेंशन लेस होता है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं, तो उसको हटा ही देंगे। m इसकी पावर में a है एंड v इसकी पावर में b है। अभी तक सब समझ आ गया है। लैम्डा इज डायमेंशन लेस, ध्यान रखना। तो वो हमने हटा दिया है। तो ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी आप आगे देखेंगे किस तरह से फाइंड होती है वैल्यू। तो यहाँ पे k है काइनेटिक एनर्जी, इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का? mL2T-2। ये बात आपने बिल्कुल ध्यान में रखनी है। आपको शुरू के 6-7 जो हैं, 6-7 फिजिकल क्वांटिटीज जैसे फोर्स है, एक्सेलेरेशन, एनर्जी, इन सब की डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। m मास, इसकी पावर a है, v L-T-1 इसकी पावर b है, ठीक है। m L2T-2, m पावर a, l पावर b, ध्यान रखना, एंड t पावर इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -b। ये आ गया है, ठीक। कुछ ऐसा प्लस माइनस नहीं हुआ। अक्सर क्या होता है कि अगर यहाँ पे भी l होता तो l की पावर फिर a और b को प्लस कर देते हम, बट ऐसा है नहीं, तो हमारे पास सिंपल आ गया है। अब कंपेयर करो, m की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर a है, तो a क्या हो गया 1, और l की पावर यहाँ 2 है और यहाँ देखो b है, तो b हो गया 2। एनीवे, अब यह आ गया है। अगर हम इसे नहीं भी कंपेयर करेंगे तो काम बन जाएगा। इतना हो गया है, a और b आ चुके हैं। अब हम इसे पुट करेंगे इसमें, ध्यान रखना दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
ये इक्वेशन नंबर 1 इसमें डाल देंगे हम, ठीक है, जिसमें ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा हुआ है। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1, तो यहाँ पर आ जाएगा k इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट m पावर a 1 है एंड v पावर b 2 है, हमने रख दिया है। तो 1 लिखने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो सिंपली ये हटा सकते हैं, तो सिंपली ये आ जाएगा, ठीक है ना। आप चाहो तो अगले स्टेप में हटा दो, k इज इक्वल टू लैम्डा mv²। अब आप जानते हैं, देखो आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं बाय द वे, लेकिन अगर मान लो एक क्वेश्चन आपके पास 3 मार्क्स में आ गया और आपने ये छोड़ा, तो हो सकता है टीचर आपको 2.5 मार्क्स दे, बिकॉज आपने प्रॉपर तरीके से ½ mv² नहीं लिखा है। तो ये हमने आगे लिखना है, ठीक है। तो ये आप जानते हैं ऑलरेडी कि k होता है ½ mv²। आप सोचो जिस समय फॉर्मूला बना होगा उन्होंने हाफ कैसे लगाया होगा। तो बहुत सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए होंगे, इतना आसान नहीं है फॉर्मूला बनाना। मतलब जैसे कहीं कहीं पे आपने देखो हाफ लगता है, कहीं पे पाई लगता है, कहीं पे π/2, क्या क्या लगता है। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं साइंटिस्ट लोग, और उसके बाद तब जाके उनको लगता है कि यहाँ पे हाफ ही आएगा। इतने सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इवेंचुअली उनको लग जाता है कि हाफ आएगा, तो फिर फॉर्मूले में हाफ लिख देते। हम भी वही लिखने वाले हैं, हम लिखेंगे फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स। मतलब ये मान के चलो कि हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स लैम्डा इज इक्वल टू हाफ, देयरफॉर k इज इक्वल टू ½ mv²। और ये रिलेशन आ चुका है, फॉर्मूला डिराइव हो चुका है काइनेटिक एनर्जी का इन टर्म्स ऑफ मास एंड वेलोसिटी। समझ गए आप? ओके। तो देखो ये एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है, ये हो चुकी है। नाउ वी हैव दिस कन्वर्टिंग द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बेसिकली एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट पे हम कोई फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू कन्वर्ट करते हैं। ऑलराइट, तो देखो एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी की वैल्यू आई है 4.6 मीटर, मैं बहुत ही आसान वे में कह रहा हूँ, और इसको हमने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखो ये तो बहुत बेसिक है, ये मीटर है, और हमें पता है कि अगर हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे 460 आ जाएगा। तो आपने देखा ये है SI सिस्टम, और ये क्या है? ये है CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ये SI सिस्टम में मीटर होता है, लेंथ की यूनिट। तो ये तो बड़ा सिंपल था, लेकिन यहीं पे अगर मैं ये कहूँ कि कोई वैल्यू है 5 न्यूटन और इसको कन्वर्ट करना है डाइन में। देखो न्यूटन ऐसा यूनिट है फोर्स की, डाइन सीजीएस सिस्टम में यूनिट है फोर्स की, तो कितना होगा? अब देखो ये इतना आसान है ना कि आप सीधा मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो फिर हम डिराइव करेंगे उसके लिए। तो यही है कि एसआई सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करें। तो हम अभी ये कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कि 1 न्यूटन को अगर हमने कन्वर्ट करना हो या 5 न्यूटन को करना हो तो कैसे करेंगे। चलो बेसिकली एक काम करते हैं, इसी को करते हैं यहाँ पे। लेकिन इससे पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, एनी फिजिकल क्वांटिटी, अगर आपको वो एक्सप्रेस करनी हो, रिप्रेजेंट करनी हो, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा इसकी यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। तो अब जैसे आपने यहाँ पे देखा 4.6 मीटर, ये है कोई, मान लो कि कोई डिस्टेंस है, तो 4.6 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है और मीटर इसकी यूनिट है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उसको एक्सप्रेस करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए ये 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। अब हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो है N1 U1 इज इक्वल टू N2
U2। ये है सिस्टम 1 में और ये है सिस्टम 2 में। सिस्टम मतलब यूनिट सिस्टम, ओके। तो यूनिट सिस्टम 1 में न्यूमेरिकल वैल्यू N1 है। ये वही है जैसे मैं आपको बता रहा था कि 4.6 मीटर इज इक्वल टू 460 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इस केस में N1 है 4.6, U1 है मीटर, N2 है 460 एंड U2 है सेंटीमीटर। ये है ये रिलेशन, ओके। तो इस बात का ध्यान रखना, 1 and 2 represent system of unit 1 and system of unit 2। तो जो ये यहाँ पे सफिक्स में ये लगा हुआ है, ये क्या है, यहाँ पर जो लगा हुआ है, ठीक है ना, ये रिप्रेजेंट करता है कि सिस्टम ऑफ यूनिट 1 एंड सिस्टम ऑफ यूनिट 2 में, ठीक है। अब आगे और देखो इसमें, अब कोई भी जो यूनिट है उसकी हम डायमेंशंस लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब मान लो कि डायमेंशन है M L T, लेकिन पावर्स होती हैं। देखो हम डायमेंशनल फार्मूला लिख रहे हैं, लेकिन हमने डायमेंशंस भी लिखनी है ना। डायमेंशंस बेसिकली पावर्स होती हैं, तो पावर्स भी लिखनी है। अब हमें पता नहीं है क्योंकि ये फार्मूला है, तो ये A B एंड C लिख देते हैं। तो बेसिकली कोई भी यूनिट है उसकी हमने डायमेंशंस लिख दी हैं। कोई भी यूनिट है उसके डायमेंशंस लिख सकते हैं ना। जैसे मान लो कि मीटर पर सेकेंड है, तो ये LT-1, इसके डायमेंशनल फार्मूला ये बन जाएगा। जैसे न्यूटन है तो न्यूटन का MLT-2 ये बन जाएगा इस तरह से। तो ये MLT है और इसकी पावर्स हैं ABC, इनकी पावर्स हैं। तो ABC मैंने एक्सटेंडेड अभी लिया है क्योंकि हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। अब यहाँ पे लगाओ तो ये हो जाएगा N1। अब U1 की जगह पे क्या आएगा, M1 L1 T1, N2 और U2 की जगह पे क्या आएगा, M2 L2 T2। क्लियर। तो यहाँ पर अगेन 1 एंड 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट 1, सिस्टम ऑफ यूनिट्स 2। और अक्सर हमें N2 फाइंड करना होता है, तो ये हो जाएगा N1, ये नीचे आएगा M1 अपॉन M2 पावर A। सोचो अगर ये नीचे आएगा अपॉन में तो ये आ जाएगा ना। चलो एक काम करते हैं, ज़्यादा शॉर्टकट हो रहा है, तो M1 L1 T1 अपॉन M2 L2 T2, ओके। और अब हम इनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो M1 अपॉन M2 की, बिकॉज दोनों में पावर A लगी है तो वो बाहर ले लेंगे हम, और ऐसे ही इसमें L1 अपॉन L2 पावर B, T1 अपॉन T2 पावर C, एंड दिस इज अ फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला अगर आपके पास है, बहुत आसानी से आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो हम इसकी हेल्प से करते हैं कि अगर हमारे पास 1 न्यूटन है या 5 न्यूटन है, क्या लिखे, 1 या 5, चलो 5 न्यूटन लिखते हैं, चलो 1 न्यूटन लिखते हैं, आपको रिलेशन पता चल जाएगा, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है डाइन में, और ध्यान रखना ये फोर्स है। तो क्वेश्चन यही है कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल है, ठीक है, 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ऑलराइट, अब देखो ये है फॉर्मूला, यहाँ पर ABC चाहिए और N चाहिए, बाकी तो खैर लिख ही देंगे हम। अब देखो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो N1 है ये 1 है। दूसरी बात, जो ये 1 बता रहा है ये, और ये 2 बता रहा है, तो सिस्टम ऑफ यूनिट 1 किस में है, SI, ये SI सिस्टम है। और सिस्टम ऑफ यूनिट 2 क्या है, ये CGS है। तो ये मेंशन कर देते हैं, ठीक है, ये मैंने मेंशन कर दिया है कि सिस्टम ऑफ यूनिट 1 SI है और ये CGS है, और N2 हमने फाइंड करना है। तो कैसे होगा देखो, तो यहाँ पे
पहली बात तो ये कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला इज़ वही पूरा जो यहाँ पर है, ठीक है, इसको लिख देते हैं दोबारा। अब वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहाँ पे अच्छा, सबसे पहले ABC तो पता होना चाहिए हमें। फोर्स की डायमेंशन क्या है? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT-2। तो क्लियरली m की पावर 1 है, तो यहाँ पर A है 1, L की पावर B ये भी 1, एंड T की पावर C ये है -2। अब देखो देयरफॉर अब N2 क्या है? N2 है, सब पुट करना है हमने, ध्यान रखना एवरीथिंग जो जो अभी तक हमने लिखा है कि पहला SI है, फिर ये सब लिखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, N1 अपना 1 है, इसमें पुट कर रहे हैं हम M1 1 है SI में मास क्या होता है? किलोग्राम। M2 2 है CGS में मास किस में होता है? ग्राम में। पावर 1 A है ना 1, समझ गए। अब L1 1 SI सिस्टम में लेंथ किस में होती है? मीटर में होती है। CGS सिस्टम में लेंथ सेंटीमीटर में होती है। पावर क्या है? B है 1। टाइम दोनों में ही सेकंड में होता है। पावर C विच इज़ -2, समझ गए। अब हमने क्या करना है, देखो 1 तो हटा दो क्योंकि 1 मल्टीप्लाई होकर हट जाएगा। यहाँ पर हमने कैंसिल करना है, तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो। अपॉन 1 ग्राम। पावर 1 है तो ऑफ कोर्स लिखने की ज़रूरत है नहीं। ये है 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। आप चाहो तो मल्टीप्लाई लगाओ, या चाहो तो सीधा करो, ठीक है ना। ये 100 सेंटीमीटर और नीचे 1 सेंटीमीटर। पावर इसकी भी 1 है। ये तो कट ही गया, खैर इसको तो हटा ही देते हैं यहाँ से। ग्राम से ग्राम कैंसिल, यह आया 1000। सेंटीमीटर कैंसिल, यह आया 100, और ये टोटल आ जाएगा 5 zeros, ओके, यानी 10⁵5। सो देयरफॉर फोर्स ये कितना था? 1 न्यूटन था ना, तो ये हो जाएगा 10⁵5 डाइन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵5 डाइन होता है। तो ये रिलेशन है, ठीक है, इनमें न्यूटन एंड डाइन में। और ये हमने कहाँ से पता किया? हमने ये डायमेंशनल एनालिसिस से पता किया है। एक यहाँ पर आपको मैं होमवर्क क्वेश्चन दूँ। एक होमवर्क क्वेश्चन है, कोशिश करना आप, ठीक है, इसको करने का, और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखना कि अगर 1 जूल को आपको कन्वर्ट करना हो अर्ग में, ये एनर्जी की यूनिट है, ध्यान रखना, एनर्जी या वर्क, तो कितना होगा ये आपने बताना है। ये आपको होमवर्क है, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। प्रोसेस सेम है, मेथड सेम है, बड़ा इजीली हो जाएगा अगर आपने ये अच्छे से समझाए तो। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, और फिर इतना मुश्किल है नहीं, बड़ा आसान है। ओके, ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू द फाइनल। नाउ वी हैव फाइंडिंग द डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट्स। तो हमारे पास जो कांस्टेंट्स होते हैं, जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, या फिर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इनकी डायमेंशंस हम आराम से फाइंड कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। देखो कैसे। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो जी हम लिखते हैं उसका डायमेंशनल फार्मूला डिराइव करो, तो कैसे करेंगे? तो अब यहाँ पर देखो तरीका। सबसे पहले एक हमारे पास फार्मूला होना चाहिए जिसमें ये है, और ये कौन सा फार्मूला होता है? देखो, ये है 2 मासेस
M1 एंड M2, उनके बीच की डिस्टेंस है r। तो इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है F, इसका क्या फॉर्मूला बनता है, क्या होता है, क्या रिलेशन होता है? तो ये है G M1 M2 अपॉन r²। तो फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस, ये इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं। ये फॉर्मूला है, इट इज़ गिवन बाय दिस फॉर्मूला। अब यहाँ से G निकाल देते हैं तो हो जाएगा FR² अपॉन M1 M2। ओके, देयरफॉर अब दोनों साइड का हम डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं। तो G का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला इनटू r²। तो चाहे r अंदर लिख दो, 2 बाहर लिख दो, या अंदर भी लिख सकते थे, इट्स ओके। ये इस तरह से हमने लिख दिया है। अब इनका डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। फोर्स होता है mLT-2, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। r है डिस्टेंस, लेंथ L2, M1 मास है और M2 भी ये है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो mLT-2, ये है L2, और डिनोमिनेटर में आप देखें तो 2m है, M2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखो अब ये ऊपर जाएगा तो 1 में से 2 माइनस हुआ -1। अब L एक ये है, 2 ये है, तो 3 हो गए, एंड T-2 ये, और ये डायमेंशनल फार्मूला आ गया है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। और इसी के साथ इस वीडियो का एंड होता है। इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें और इस चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।